हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक बार फिर से संस्कार पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं गुरु राकेश लाया हूं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस जो आपको आपकी नीट एग्जाम्स, AIPMT की एग्जाम्स या मेडिकल एंट्रेंस से जो भी एग्जाम है उनमें, प्लस कोई भी अदर कंपटीशन है उनमें जिनमें जेनेटिक्स का टॉपिक आता है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूं आपके सामने। इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो क्वेश्चन आपको किसी न किसी तरीके से किसी एग्जाम में पूछे गए भी हैं, और साथ ही उन क्वेश्चनों में जो ऑप्शन के ऊपर हम कंफ्यूज होते हैं उन कंफ्यूज को मैंने दूर करने का थोड़ा सा प्रयास किया है। तो चलो बिना देर किए शुरू करता हूं मैं अपने क्वेश्चंस का सिलसिला। देखते रहिए। सबसे फर्स्ट जो अपना जेनेटिक्स का टॉपिक था, उस जेनेटिक्स के टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनने हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, उनमें पहला क्वेश्चन है आपका, यदि कैपिटल टी स्मॉल टी जनक वाले पादप का क्रॉस इस कैपिटल टी या स्मॉल टी के साथ करवाए तो कौन सा क्रॉस होगा या तो क्या होगा। यानी यहां ये पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि यदि आप कैपिटल टी स्मॉल टी एक जनक है और दूसरे जनक के रूप में अगर आप कैपिटल टी ले या स्मॉल टी ले, और जब दोनों के मध्य आप क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा, उस क्रॉस का नाम पूछा गया है। हमें ऑप्शन दिया गया है, सबसे फर्स्ट टेस्ट क्रॉस, सेकंड बैक क्रॉस, थर्ड रेसिप्रोकल क्रॉस और फोर्थ दिया गया है कोई नहीं। यहां आपको ध्यान देना है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस ये हम जेनेटिक्स की जो वीडियो थी अपनी उसमें हम पहले देख चुके हैं। यानी टेस्ट क्रॉस मीन्स होता है अपना परीक्षण संकरण, बैक क्रॉस मीन्स होता है अपना संकर पूर्व संकरण, और रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है व्युत्पन्न क्रॉस। तो हमें इन तीन में से चुनना है। मैंने आपको जो वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने आपको उसमें बताया था कि टेस्ट क्रॉस की जहां भी बात आती है वहां F1PD क्रॉस करवाई जाती है किसके साथ, अप्रभावी के साथ, मीन्स छोटे टी के साथ या स्मॉल टी के साथ। अगर बैक क्रॉस की बात की जाए तो बैक क्रॉस में F1PD, और इस F1PD का क्रॉस या तो कैपिटल टी के साथ होता है या फिर स्मॉल टी के साथ होता है। यानी दोनों में से हम किसी के भी साथ क्रॉस करवा सकते हैं, यानी प्रभावी या अप्रभावी के साथ। और अगर रेसिप्रोकल क्रॉस की बात की जाए, यानी व्युत्पन्न क्रॉस की अगर मैं बात करूं, व्युत्पन्न संकरण, तो इस व्युत्पन्न संकरण में जनक बदले जाते हैं, जनकों को बदल दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्युत्पन्न क्रॉस के अंदर सिर्फ क्या होता है, पहले जिसे नर माना था उसे मादा और जिसे मादा माना था उसे अगले क्रॉस के अंदर नर मान लिया जाता है। यहां हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया है, F1 जनरेशन हो गया है। क्योंकि हमने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने ये देखा था कि जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लंबाई का लक्षण लेकर लंबे और बौने पादपों के मध्य क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास F1 जनरेशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली संतति प्राप्त होती है, यानी सभी लंबे पादप प्राप्त होते हैं। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी का मतलब यहाँ इनडायरेक्टली क्या हो गया, F1PD हो गया। अब इस F1PD का क्रॉस किससे करवाया गया है, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, यानी F1PD का क्रॉस कैपिटल टी या स्मॉल टी। इट मीन्स अगर ये वाली सिचुएशन आती है हमारे सामने तो वो क्रॉस कौन सा होगा, बैक क्रॉस होगा। तो यहां अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, बैक क्रॉस हो जाता है। विद्यार्थियों, आपको ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा घुमाव जरूर आपको मिल सकता है या थोड़ा सा आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। कुछ चीजें डायरेक्ट समझ में आ जाएंगी, कुछ इनडायरेक्टली उसके अंदर छुपी हुई जो चीजें हैं वो हमें देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ भी ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ F1PD छुपी हुई थी, इसको समझना है। सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात करता हूं कि यदि प्रथम क्रॉस में कैपिटल टी को नर माने और स्मॉल टी को मादा माने, अगर दूसरे क्रॉस में स्मॉल टी को नर और कैपिटल टी को मादा कर दिया जाए तो कौन सा क्रॉस होगा।
यहां भी अभी मैंने आपको बताया कि व्युत्पन्न जो संकरण है अपना, उस व्युत्पन्न संकरण के अंदर जनकों को बदल दिया जाता है। अब यहां इस चीज को समझने के लिए हम देख सकते हैं कि अगर हम पहले एक क्रॉस करवाएं, जैसे मान लो कि मेरे पास ये कैपिटल टी है, दूसरी तरफ स्मॉल टी है। पहले क्रॉस में मैं इसको क्या मान लेता हूं, नर, और इसको क्या मान लेता हूं, मादा मान लेता हूं, और क्रॉस करवा के आगे की प्रोसेस जो है वो करवा देता हूं। अब दूसरी बार जब मैं क्रॉस करवाऊंगा तो दूसरी बार ये मेरे लिए पहली बार के लिए क्या थे, जनक। अब इनको मैंने पहले वाले क्रॉस में जनक माना था, कैपिटल टी वाले को नर माना था, स्मॉल टी वाले को मादा माना था। अब नेक्स्ट जो दूसरा क्रॉस होगा उसमें मैं क्या कर दूं, इस स्मॉल टी को तो क्या मान लूं, नर, और कैपिटल टी को क्या मान लूं, मादा। तो मैंने क्या किया, यहां जनकों को एक्सचेंज कर दिया, जनकों को बदल दिया। कैपिटल टी पहले क्रॉस में नर का काम कर रहा था, लेकिन दूसरे क्रॉस में किसका काम करेगा, मादा का काम करेगा। तो यहां एक्सचेंज हो गए। अगर इस तरीके का अपन जनकों के मध्य एक्सचेंज कर देते हैं, जनकों को बदल देते हैं, तो वो क्रॉस अपना क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है, यानी व्युत्पन्न क्रॉस कहलाता है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी कि व्युत्पन्न संकरण या व्युत्पन्न क्रॉस जिसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, मेंडलवाद में क्या शामिल नहीं है। विद्यार्थियों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मेंडलवाद का मीन्स यहाँ पे ये है कि मेंडल ने जो नियम बताए थे वो मेंडलवाद के अंतर्गत आते हैं, और मेंडल के नियमों के अलावा जो चीजें हैं वो मेंडलवाद से बाहर की चीजें हैं, यानी वो मेंडलवाद में शामिल नहीं है। तो यहाँ प्रश्न सीधा सा है कि मेंडलवाद में क्या शामिल नहीं है। अपना ऑप्शन पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण या विसंयोजन का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, चौथा ऑप्शन है अपने पास अपूर्ण प्रभाविता। यहाँ विद्यार्थियों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मैं ऑप्शन को लेकर ऑप्शन देखकर फिर उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूं तो एक तरीका अपने पास ये भी एक बेटर तरीका है कि आप जो ऑप्शन है उनको क्रॉस करते जाओ, लास्ट में जो ऑप्शन बचेगा वो आपका राइट आंसर बच जाएगा। यहां हमसे पूछा गया कि मेंडलवाद में क्या शामिल नहीं है, यानी कि मेंडल ने कौन सी चीज नहीं बताई थी। सबसे फर्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें प्रभाविता का नियम, तो ये तो बताया था, हम F1 जनरेशन में देख रहे थे मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो F1 पीढ़ी थी, उस F1 पीढ़ी के अंदर हमारे पास प्रभावी लक्षण ही तो प्रकट हो रहे थे, इसका मतलब प्रभाविता का नियम तो बताया था। दूसरा पृथक्करण या विसंयोजन की बात करें तो पृथक्करण और विसंयोजन का नियम भी लागू होता है, क्योंकि F2 जनरेशन में हम देख सकते हैं F1 जनरेशन में जो जीन्स से अलग अलग हो गई थी, F2 जनरेशन में वो शुद्ध भी हो रही थी, तो ये भी बताया था। थर्ड ऑप्शन की बात करें स्वतंत्र अपव्यूहन, तो ये डाईहाइब्रिड यानी द्विसंकरण जो प्रयोग था उसका एक नियम था स्वतंत्र अपव्यूहन का, तो ये भी बताया था। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाता है, अपूर्ण प्रभाविता। तो हमारे तीन ऑप्शन तो कट हो जाते हैं, साथ लास्ट ऑप्शन बचता है अपना बी, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता आपने देखी होगी पिछले वीडियोस में, जब अपन ने चर्चा की अपूर्ण प्रभाविता में, तो उसमें हमने देखा था कि मेंडल ने तो ये कहा था कि F1 पीढ़ी में क्या प्रकट होने चाहिए, प्रभावी लक्षण, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में प्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होते। अपूर्ण प्रभाविता के अंदर मिक्स रंग यानी कि मध्यवर्ती जो लक्षण है वो प्रकट होता है। एग्जाम्पल, उसने लाल पुष्प का क्रॉस सफेद पुष्प से करवाया था। जब दोनों का क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में सभी लाल पुष्प प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लाल भी प्राप्त हुए, और जहां कैपिटल और स्मॉल आर आया वहां गुलाबी रंग के फूल भी प्राप्त हुए। तो वो उसका क्या था, एक विचलन था। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। AB रक्त समूह किसको दर्शाता है। हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, उस ब्लड के अंदर ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, 4 प्रकार के रक्त समूह हैं, A, B, AB और O। उनमें से AB रक्त समूह जो है वो किसको दर्शा रहा है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है अपूर्ण प्रभाविता को, सहप्रभाविता को, दोनों को, या कोई नहीं हो। यहां देखो विद्यार्थियों, मैंने आपको मेंडल के नियमों के विचलन बताए थे कि जहां जहां पर मेंडल के नियम काम नहीं करते वो मेंडल के नियम के विचलन थे। उन मेंडल के नियमों के विचलनों में से है ये अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। क्वेश्चन में पूछा गया रक्त AB समूह का जो रक्त समूह है वो किसको दर्शा रहा है, अपूर्ण प्रभाविता को या सहप्रभाविता को।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा अपना सह प्रभाविता। सह प्रभाविता इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ही जीन द्वारा जो लक्षण निर्धारित किया जा रहा है उसके दो या दो से अधिक विकल्प हो तो वो बहुविकल्पी एलील कहलाता है। और अगर उस एक जीन के दो से अधिक एलील है या दो से अधिक उसके प्रारूप हम प्राप्त कर सकते हैं तो बहुविकल्पी एलील तो हो गया। साथ ही साथ आप एक चीज ये भी देख सकते हैं कि ए और बी जो ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप, इन दोनों के डोमिनेंट जो करेक्टर हैं वो ए बी के अंतराल है। यानी ए और बी दोनों का जो मिक्स रूप है वही क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है। तो यहां हम इस तरीके से भी इसको शॉर्टली समझ सकते हैं कि ए बी रक्त समूह किसको दर्शाएगा, सह प्रभाविता को दर्शाएगा। इसमें दोनों जो जीन्स हैं वो अपना साथ साथ इफेक्ट दर्शाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की। ए बी रक्त समूह किसको दर्शाता है। दोबारा से वही क्वेश्चन तो वही है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन क्या है, चेंज है। तो यहाँ कई बार क्या होता है, क्वेश्चन सेम होता है लेकिन फिर भी ऑप्शन उसके अलग अगर दे दिए जाए तो हमें ऑप्शन के अनुसार भी उसको समझना है। ए बी रक्त समूह किसको दर्शाता है, यहाँ पे अपना पहला ऑप्शन है बहुयुग्म विकल्पी, दूसरा ऑप्शन है अपूर्ण प्रभाविता, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो यहां हमें ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बताया कि ए बी जो रक्त समूह है, ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो बहुविकल्पी एलील को दर्शाता है। यानी यहां पर अपना फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुयुग्म विकल्पी। और बहुयुग्म विकल्पी का मतलब क्या होता है, बहुयुग्म विकल्पी का सीधा सा मतलब है कि अगर एक जीन द्वारा निर्धारित लक्षण के दो से अधिक विकल्प हो तो वो क्या कहलाता है, बहुयुग्म विकल्पी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बहुयुग्म विकल्पी किसकी वंशागति को नियंत्रित करता है। यहाँ पर सेम से क्वेश्चन है, एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें इनके ऊपर थोड़ा फोकस रखना है। यहाँ पे ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन गया, ये जो बहुयुग्म विकल्पी है ये बहुयुग्म विकल्पी किसकी वंशागति को नियंत्रित कर रहा है। तो इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ए बी क्या था, रक्त समूह। इसका मतलब ये हुआ कि रक्त समूह की वंशागति को निर्धारित कौन कर रहा है, बहुयुग्म विकल्पी कर रहा है। और बहुयुग्म विकल्पी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, एक जीन द्वारा निर्धारित जो लक्षण है उसके दो से अधिक विकल्प का होना। तो यहाँ अपना 6th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह। हीमोफीलिया की बात करें तो ये एक डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया ये भी एक रोग है, वर्णांधता ये भी एक रोग है, ये आनुवांशिक रोग है सारे। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा रक्त समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। समयुग्मजी लंबे यानी कि कैपिटल टी इसको बोने पादप यानी कि स्मॉल टी से क्रॉस करवा दिया जाए तो संतति पादपों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे विद्यार्थियों थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस आपको थोड़ा सा काम में लेना है। हमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि आप समयुग्मजी जो पादप है जिसका आपको जनक के रूप में दे रखा है कि कैपिटल टी है, इसका क्रॉस आपको किसके साथ करवाना है, समयुग्मजी लंबे पादप का बोने पादप के साथ, यानी कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करवाना है। इट मीन्स ये हुआ कि ये तो हमारे पास आ गए क्या, जनक। अब हम क्या करें, इनसे गैमेट बनाए पहले। जब हम इनसे गैमेट बना देंगे, गैमेट बनाने के बाद क्रॉस करवाएंगे, ये हमने युग्मक बना दिए। अब क्या करें, इनका क्रॉस करवाएं। यहां हमने क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकेंड क्रॉस कैपिटल स्मॉल, फिर क्रॉस हुआ कैपिटल स्मॉल, फिर क्रॉस हुआ कैपिटल स्मॉल, ये अपने पास आ गई F1 PD। अब हमसे पूछा क्या है, यहां हमसे ये पूछा गया है कि समयुग्मजी लंबे पादप को बोने पादप के साथ क्रॉस कराने पर संतति पादपों का अनुपात क्या होगा। तो विद्यार्थियों आप एक चीज ये देखो, हमें ऑप्शन में क्या दे रखा है, हमें ऑप्शन में पहले दे रखा है 1:2:1। इसका हमें पता है कि ये मोनोहाइब्रिड यानी एकल संकरण प्रयोग का जीन अनुपात है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3:1। अब इसका भी हमें पता है कि ये फिनोटिपिक रेशियो है एकल संकरण प्रयोग का।
तीसरा हमारा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सभी विषम युग्मजी होंगे लेकिन लंबे होंगे, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास सभी समयुग्मजी होंगे और बौने होंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखो कि आपका जो माइंड है वो तुरंत आपका माइंड इन दो ऑप्शनों पे काम करता है कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करवाते हैं तो फटाफट हमारे माइंड में आता है कि F2 जनरेशन का जो जीनोटाइप और फिनोटाइप है वो उनमें से कोई होगा। तो यहाँ पर आपको दोनों ही ऑप्शन दे दिए। न तो प्रश्न में हमें ये दिया गया है कि हमें जीनोटिपिक रेशियो बताना है, न प्रश्न में हमें ये दिया गया है कि फिनोटिपिक रेशियो बताना है। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि नहीं ये ऑप्शन क्या है गलत है, ये हमें बोनस मिलेगा। ऐसा नहीं होता। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन में आपको जितना पूछा गया है आप उतने का ही जवाब देंगे, उससे ज्यादा हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। समयुग्मजी लंबे पादप का बौने पादप से क्रॉस करवाना है। करवाने के बाद जो आपको संतति प्राप्त होती है सिर्फ आपको उसका अनुपात बताना है। हमने क्या किया, समयुग्मजी लंबे पादप का बौने पादप के साथ क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद हमारे पास ये 4 संतति आ गई। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इन्हीं का अनुपात बताना है। अब आपको प्रश्न के अनुसार इन 4 संततियों का अनुपात बताना है। तो अब आपका क्लियर हो चुका है आंसर कि आप ये 2 ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, कट हो गए, क्योंकि अगले ने पूछा ही नहीं है। अगर पूछा ही नहीं है तो हम उस तक पहुंचे ही क्यों, हमें कहा ही नहीं गया कि F2 जनरेशन का अनुपात बताइए, तो हम F2 जनरेशन क्यों निकालें। इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक तो सी और एक डी, यानी या तो वो सभी विषम युग्मजी हैं लंबे हैं या फिर सभी समयुग्मजी हैं बौने हैं। अब आप इनको देख के बता सकते हैं। समयुग्मजी और विषम युग्मजी के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगर कैपिटल और स्मॉल टी यानी एक बड़ा एक छोटा है, इट मीन्स ये हुआ कि ये विषम युग्मजी तो है, क्योंकि समयुग्मजी में तो दोनों जीन्स समान होते हैं। तो ये विषम युग्मजी तो है और कैपिटल टी के कारण लंबा भी है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसका मतलब ये हुआ कैपिटल टी के कारण टोटली प्लांट क्या है, लंबे हैं, और एक कैपिटल एक स्मॉल टी होने के कारण टोटल प्लांट क्या है, विषम युग्मजी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है, सभी विषम युग्मजी लंबे पादप है। देखो विद्यार्थियों, ये इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार जल्दबाजी के चक्कर में अपने माइंड के अंदर सिर्फ वो रेशियो ही फिट रहते हैं कि जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता है। तो देखो विद्यार्थियों, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें आता भी है, लेकिन फिर भी हम इसको गलत कर देते हैं। तो हमें गलत नहीं करना है, हमें क्वेश्चन के अनुसार जो पूछा गया है सिर्फ उसी का जवाब देना है। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन आता है, यदि XXYYZZ जीन प्ररूप द्वारा कितने युग्मकों का निर्माण होगा। यानी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अगर आपके पास इस टाइप का जीनोटाइप हो XXYY और ZZ, तो आप उससे कितने गैमेट बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों, गैमेट बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिसे हम गैमेट निर्माण की जो प्रोसेस है उसमें काम में ले सकते हैं। और वो फॉर्मूला है अपने पास 2 की पावर n, जहां n बराबर होता है विषम युग्मजी की संख्या। n बराबर क्या है, विषम युग्मजी की संख्या है। अब यहां हम देखते हैं विषम युग्मजी, इट मीन्स XX एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो पहला विषम युग्मजी, YY एक कैपिटल एक स्मॉल दूसरा विषम युग्मजी, ZZ तीसरा विषम युग्मजी। इट मीन्स ये हुआ कि यहाँ इस क्वेश्चन में n बराबर कितने हो गए, 3 हो गए। n बराबर 3 हो गए, तो ये जो अपने पास फॉर्मूला है 2 की पावर n, इसके अंदर हम इसका मान रख देंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। अब आप ये जो फॉर्मूला है 2 की पावर n, इससे हम मोनोहाइब्रिड का भी निकाल सकते हैं, डाई हाइब्रिड का भी निकाल सकते हैं। अगर आप मोनोहाइब्रिड का निकालोगे तो 2 की पावर 1 होगा, डाई हाइब्रिड का निकालें तो n बराबर 2 हो जाएगा। n बराबर 2 लोगे, n बराबर 2 के लिए तो 2 इंटू 2 यानी 2 गुणा 2 बराबर क्या हो जाएंगे, 4। और हमने देखा था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो गैमेट फॉर्मेट होते हैं, गैमेट या यानी युग्मक जो बनते हैं वो 4 युग्मक बनते हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का अगर जीनोटाइप दे रखा हो तो आप उससे गैमेटों की संख्या आसानी से बता सकते हो निकाल के।
तो ये विद्यार्थियों थे आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको जरूर सहायता करेंगे आपकी एग्जाम्स के अंदर। इनसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ये मैंने यहाँ ऑप्शन के ऊपर क्वेश्चन बना दिया, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आधे या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये 8 क्वेश्चन जो है वो अपने जेनेटिक वाला जो टॉपिक है, स्पेशली जो क्लास 10th क्लास है उससे जेनेटिक्स के टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या लगानी है आपको, क्वेश्चन नंबर, और मैं उससे डाउट को आपका जरूर क्लियर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।